हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और मैं अपने इस चैनल बुक्स की बातें के थ्रू आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्थियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट के रीडिंग सेशन शेयर करूँगा। दरअसल हमारा एक ऑनलाइन हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी है कॉल्ड रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया। हमारी इस कम्युनिटी के द्वारा रोज़ सुबह जूम पर हम एक मैजिकल मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें मेडिटेशन होता है और बुक रीडिंग सेशंस होते हैं। तो ये वीडियोस उसी मैजिकल मॉर्निंग सेशंस के रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बने रहें मेरे साथ और इस बहुत ही बढ़िया नॉलेजफुल जो बुक है उसके रीडिंग सेशंस को एंजॉय करें। थैंक यू। तो हमारा जो बुक चल रहा है इसका चैप्टर 8, ऑलमोस्ट ऑन द लास्ट कपल ऑफ पैराग्राफ्स हैं इसमें। बुक है द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म बाय फॉर ए हेल्थियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट। कल हमने मिथ्याडाटिज्म जहर कैसे कभी अमृत का काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जाना। लेकिन ये चीजें कैसे ऑटोफेजी से रिलेटेड हैं, इन सब के बारे में थोड़ा आगे डिटेल में बताएं। Right? तो कल अगर आप लोगों को याद होगा कि लास्टली जो बताया था कि जो एक एक साइंटिस्ट के बारे में बताया था, कैलाब्रीज करके। राइट। उन्होंने जो टेस्ट किया था कि यू नो करीब 4,500 स्टडीज में से करीब 350 स्टडीज में उन्होंने ये पाया गया था कि उनको मतलब ये जो हॉर्मेसिस प्रोसेस जो है ये होता है। यानी कि अगर किसी चीज को कम मात्रा में, मतलब किसी जहर को भी कम मात्रा में दिया जाए तो वो शायद अमृत की तरह काम कर सकता है। राइट। तो उसके बारे में हमने जाना था। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो है जेनोफेजी या सेल्फ ईटिंग द स्ट्रेंजर्स विद इन। ठीक है। जेनोफेजी, XENOWHAGY ऐसे। राइट। तो ये जेनोफेजी क्या है? और सेल्फ ईटिंग द स्ट्रेंजर्स विद इन, यानी अंदर से कोई भी बाहर का कोई पदार्थ आता है, कोई स्ट्रेंजर्स आता है तो उसको कैसे वो खा लेता है करके उसके बारे में है। लेकिन बेसिकली जेनोफेजी मतलब ऑटोफेजी है। right? तो थोड़ा सा नाम उन्होंने ये किया हुआ है, तो थोड़ा सा और बायोलॉजी समझ लेते हैं करके बता रहे हैं ये कि एक यहाँ पे वो बताते हैं अबाउट वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूको मतलब ग्रीक वर्ड में वाइट है, और साइट कीटोस मतलब हॉलो वेसल। राइट। खाली बर्तन की तरह है, मतलब कीटोस मतलब, इसीलिए उनको ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं जो, राइट, दे आर इम्यून सेल सिस्टम्स मेड इन आवर बोन मैरो बाय स्टेम सेल्स। वो हमारे बोन मैरो, जो बोन के अंदर का जो मसाला होता है ना, दैट स्ट्रक्चर, ठीक है, वहां पे बनता है ये। ठीक है। बाई आर स्टेम सेल्स, जो स्टेम सेल्स होते हैं जो सेल्स को बनाने वाला काम जो करता है वो बनाती है वहां पे। ये हमारे पूरे बॉडी में मिलता है। दे आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी, इंक्लूडिंग द ब्लड एंड द लिम्फेटिक सिस्टम। नाउ ये जब कोई किसी को कोई बीमारी होती है ना, कोई भी इंडिकेटर ऑफ डिजीज क्या है कि डब्ल्यूबीसी बहुत हाई हो जाता है। आई रिमेम्बर एक बार राजेश सर ने इस बात को मेरे क्लियर किया था, बता रहे थे कि पूरा पहले वही होता था, आजकल तो इतने सारे टेस्ट हैं, अभी तो सीधा वही देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी का काउंट बहुत ज्यादा है तो समझ जाते हैं भाई कुछ तो है, देन दे गो इनटू डिटेल स्टडी कि भाई ये क्या है, वो इन्फेक्शन या कुछ भी। ठीक है। तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर्स बहुत हाई हो जाता है जब इट्स बेसिकली ब्लड में, जब नंबर्स आ जाता है मतलब इट्स एन इंडिकेटर कि भाई आपको कोई बीमारी है। नाउ कमिंग टू माइक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस बोल के एक चीज है। माइक्रोफेजेस मतलब क्या है कि अगर यूनानी भाषा में बोला जाए तो इट्स कॉल्ड बिग ईटर्स। राइट। एंड ये एक टाइप का व्हाइट ब्लड सेल है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी है। ये क्या करता है दैट इट engulf एंड डाइजेस्ट सेलुलर डेब्रिस आउटसाइड द सेल्स। सेल के बाहर में जो भी
सेल से निकला हुआ जो वेस्ट मटेरियल है, डेब्रिस है, उसको ये कंज्यूम करने लग जाता है। ठीक है। Their targets include cellular debris as and when a cell dies or decomposes, foreign substance, microbes, rogue cells such as cancer cells. ये जो डब्ल्यूबीसी करता क्या है ना, ये पूरा फाइटर है। ठीक है। ये निकल कर आकर ना ये कचरा पूरा साफ करता है, सेलुलर डेब्रिस जितना भी है, सेल से निकला हुआ जो पुराने सेल्स जो डिग्रेड हो गए हैं, खराब हो गए हैं, उन सबको हटाना, डिकम्पोज जो हो चुका है उनको हटाना, फॉरिन सब्सटेंस कोई बाहरी कुछ चीज आ गया हो उनको हटाना। कि ये कैंसर सेल्स तक को हटाने का काम ये इनका टारगेट रहता है, इनको क्लीन करना रहता है। ठीक है। दे कैन बी इंफ्लेमेटरी बाय रिलीजिंग नाइट्रिक एसिड। ये जो डब्ल्यूबीसी जब ये काम कर रहा होता है ना, तो ये कभी कभी इंफ्लेमेटरी हो सकता है, पेनफुल हो सकता है, क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड रिलीज करता है। या फिर वो एक रिपरेटिव भी काम भी कर सकता है। ठीक है। इंफ्लेमेटरी होता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड हो सकता है, और दे कैन बी रिपरेटिव, यानी रिपेयरिंग का काम करता है जब वो एक ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं, ग्रोथ हार्मोन मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, उसका नाम है ओरिनिथाइन। राइट। तो ओरिनिथाइन जब रिलीज करता है तो यू फील बेटर, वो क्योंकि वो रिपेरेटिव होता है, रिपेयर कर रहा होता है। एक और अनदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटेक्टर इज द फैगोसाइट्स। एक और ये है, दैट्स कॉल्ड फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स का मतलब है, अगेन ग्रीक भाषा से लिया गया है, तो फैगीन का मतलब है टू ईट, खाना। ठीक है। तो सेल को खाना, बेसिकली फैगोसाइट। ये क्या करता है, दीज आर सेल्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी बाय इंजेस्टिंग हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया एंड डेड और डाइंग सेल्स। ये फैगोसाइट्स क्या करता है, ये ये जो पुराने मतलब जो हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स है बाहर से आया हुआ, या बैक्टीरियास है, या मरे हुए सेल्स हैं, या मरने वाले हैं, ऐसे टाइप में जो सेल्स होते हैं जिसका काम नहीं है, उन सबको ये इंजेस्ट करता है, खा लेता है, ठीक, खत्म कर देता है। Phagocytes are attracted to invaders by chemical signals that are given off by during the infection. ये phagocytes को कैसे पता चलता है, जब कुछ हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है ना, तो कुछ केमिकल सिग्नल्स जाते हैं, तो वो उसको अट्रैक्ट करता है phagocytes को, हाँ भाई यहाँ पे ये खतरा है, चलो इन्फेक्शन यानी कि कोई फॉरेन बॉडी आया है या कुछ आया है बोलकर वो जाकर वहां पे उसको इंजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। When they come into contact with say a bad bacteria, they engulf it and kill it with oxidants or nitric oxide. जब कोई बैक्टीरिया वगैरह आता है ना बाहर से, फॉरेन कोई बीमारी फैलाने वाला कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, बैक्टीरिया जब आता है, तो वो क्या करता है, जाके उससे जाकर चिपक जाता है, उसको इंगल्फ कर लेता है और उसको मार देता है। कुछ ऑक्सीडेंट्स है वो जो बनाते हैं बॉडी उसके साथ, साथ, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ में ये उसको खत्म कर देता है। Now, a cell membrane will form a vesicle around a particle that has been observed by the phagocytes. अगर आप लोगों को याद होगा कि चैप्टर सेकेंड में इसके बारे में बताया था, कैसे एक फैगोसोम होता है और वो कैसे एक 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 स्ट्रक्चर ऐसे बना देता है, और उसके अंदर उस चीज को निकाल ले लेता है, ठीक है, जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को, और फिर उसको खा लेता है, मतलब एक एक बैलून सा बना देता है, एक वेसल सा बना देता है, और उसके अंदर में ये फॉरेन ऑब्जेक्ट को लेके उसको इंजेस्ट कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है बेसिकली। ठीक है। तो ये जो वेसिकल है, इसका नाम है फैगोसोम। ठीक है। ये क्या करता है, इट विल देन फ्यूज विद द लाइसोसोम टू डाइजेस्ट द फॉरेन इन्वेडर। ठीक है। वो लाइसोसोम के साथ में मिलके वो फॉरेन इन्वेडर को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है। ये सब एक्चुअली में चैप्टर 2 में बताया था, जब ऑटोफेजी को प्रोसेस को जब एक्सप्लेन किया था। ठीक है। आप अगर जिनके पास किताब है, यू कैन गो बैक एंड रिलेट दिस थिंग। ठीक है। अब क्या होता है, दुख की बात यह है कि हम लोग जो है, हम इंसान जो है, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। बहुत सारे सेल्स हैं हमारे इसमें। बैक्टीरिया हैव हैड अ लॉन्ग टाइम टू गेन स्किल एट इवेडिंग दिस सिस्टम। जो बैक्टीरिया हम पे अटैक करते हैं, जो बीमारी लेकर आता है, उनको क्या है ना, वो कई टाइम से है, तो वो अलग अपना एक स्किल डेवलप कर चुका है, कि वो हमारे सिस्टम को सबको समझ चुका है, और ये जो फैगोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी, इन सबसे बचने का उसको रास्ता मिल गया है, मतलब वो रास्ता वो ढूंढ के निकाला है। ठीक है। और फिर वो हमारे सेल के अंदर घुस के वो बीमारी फैलाता है। ठीक है। क्योंकि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज, ये दुख की बात।
वेयर दे ट्राइड, और उसके अंदर क्या करता है फिर वो सेल के अंदर जाके वो सेल को हाईजैक करता है, उसके सिस्टम को खराब करता है, ठीक है, इन्फेक्ट करता है होस्ट को, उस सेल को, राइट। नाउ एंटीबैक्टीरियल ऑटोफेजी जो होता है कि मतलब बैक्टीरिया को कैसे निकाला जाए थ्रू ऑटोफेजी, दैट इज एंटीबैक्टीरियल ऑटोफेजी, इसको बोला जाता है जेनोफेजी, ठीक है। तो जेनो मतलब XENO, जेनो मतलब स्ट्रेंजर, फॉरेनर, बाहर का, और उसको खत्म करने वाला चीज जो है दैट इज जेनोफेज। ये हमारे जो इम्यून सिस्टम का एक एक इनिट कंपोनेंट है, बोल रहे हैं, ठीक है, हमारे पूरे इम्यून रिस्पॉन्स का, और विच इज डायरेक्टेड अगेंस्ट इंट्रासेलुलर पैथोजेंस। और जेनोफेजी कब काम करता है, जब बाहरी कुछ भी आता है, ठीक है, इंट्रासेलुलर पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब जब आता है तब ये एक्टिव होता है, ठीक है। यूबिक्विटिन करके है, यूबिक्विटिन फर्स्ट आइडेंटिफाइड 1975 में, ठीक है। ये एक सेल, एक बहुत छोटा सा स्मॉल रेगुलेटरी प्रोटीन है, विच इज प्रेजेंट इन नियरली ऑल सेल्स। ये सारे सेल्स में है ये यूबिक्विटिन करके जो एक एक सेल स्मॉल रेगुलेटरी प्रोटीन, ये ऑल द सेल्स, सारे सेल्स में हमारे पाए जाते हैं, नियरली ऑल द सेल्स, नो एक्सेप्ट, बोलते हैं कि ये आरबीसी में नहीं होता है, क्योंकि हर वो सेल में जिसमें न्यूक्लियाई होगा उसमें ये यूबिक्विटिन पाया जाता है। ये प्रोटीन्स क्या करता है, दीज प्रोटीन्स बाइंड टू अदर प्रोटीन्स दैट नीड टू बी डाइजेस्टेड वाया ऑटोफेज। ये क्या करता है, दूसरे प्रोटीन के साथ में मिलकर ना, वो मतलब उन प्रोटीन्स के साथ में जो जिनको ऑटोफेजी के थ्रू से निकाला जा रहा है, ठीक है, जो पुराने वाले, नो दैट बिन लॉरीज, आपको याद होगा, दैट रिसाइकलिंग एंड ऑल। तो उसी तरह तो उसमें ये जाकर भाई चिपक जाता है दूसरे प्रोटीन के साथ में, जिससे ऑटोफेजी से इसको क्लीन करना होता है, राइट। द टारगेट प्रोटीन्स कैन बी सिंगुलर। ये जो टारगेट प्रोटीन होता है जिसको खत्म करना होता है, जिसमें यूबिक्विटिन जाके बाइंड होता है, वो सिंगुलर हो सकता है बाय देमसेल्व्स, ठीक है, या फिर कोई एक बैक्टीरिया या वायरस का पार्ट भी हो सकता है। नाउ ऑफ कोर्स सम बैक्टीरिया, अब कुछ कई सारे बैक्टीरिया तो ये जेरोफेजी से भी बच के निकल चुके हैं, ठीक है, उनको पता है कि कैसे इवेट करना है करके, क्योंकि जैसे पहले बताया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के चलते और बैक्टीरिया काफी टाइम से रहने के चलते उनको पता है कि यार इनसे कैसे बचा जाएगा। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सैल्मोनेला जो वायरस है, ठीक है, ये क्या है कि ऑटोफेजिक डिफेंस को रोक लेता है, ठीक है। मतलब वो ऑटोफेजी से उसको नहीं निकाला जा सकता सैल्मोनेला को। सेम वे HIV, यू नो HIV का जो वायरस है वो भी ऑटोफेजी से बच के निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, क्योंकि उसमें एक एक प्रोटीन है HIV वायरस के अंदर में, इट्स कॉल्ड नेफ, NEF, ठीक है। ये क्या करता है, ये वो ब्लॉक करता है वो जो ऑटोफेगोन का जो मेचुरेशन है ना, जो फेगोसाइट्स वगैरह से जो ऑटोफेगोन जो बन जाता है, उसको मैच्योर होने नहीं देता, ये प्रोटीन उसको चीज को रोक देता है, ठीक है। तो अगर HIV पे जब जीत हासिल करनी पड़ती है, मतलब जब HIV को खत्म करना पड़ता है, तो ये NEF प्रोटीन जो है HIV के अंदर में, इसको ब्लॉक करने से ही यू नो HIV वायरस को खत्म किया जा सकता है थ्रू जेनोफेज, राइट। अब ये सब तो इन्होंने थोड़ा सा टेक्निकल बायोलॉजिकल बातें करी, ठीक है, सब कुछ कुछ चीजें समझाने के लिए हमको जो आगे आए, ठीक है। तो अगर इस डिस्कशन को वापस वहां ले जाएं कि बोलते नहीं, द नोशन ऑफ टॉक्सिन बीइंग ए स्टिमुलेटर ऑफ ऑटोफेज, क्या कोई टॉक्सिन, ठीक है, कोई जो पॉइजन या कुछ है, ये ऑटोफेजी को बढ़ा सकता है, ठीक है, कैन इट एक्चुअली स्टार्ट अप ऑटोफेजी, क्योंकि उसी के बारे में कल बात हुई थी हमारी कि थोड़ा थोड़ा भी अगर जहर है वो अमृत की तरह काम कर सकता है, तो क्या ये ऑटोफेजी में काम करता है, ठीक है, वो है जो मेन जो है ना द डिस्कशन इज। अब इसमें क्या होता है, द क्लीनिंग प्रोसेस कैन बी ट्रिगर्ड बाय द सेंसिंग ऑफ टॉक्सिन्स विद इन द सेल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो क्लीनिंग प्रोसेस होता है ऑटोफेजी वाला, ये कैसे ट्रिगर होता है, ये बाय द सेंसिंग ऑफ टॉक्सिन्स विद इन द सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में और सेल्स में जो टॉक्सिन्स होता है उसके वो सेंस कर लेता है, तब जाके क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। नाउ इट इज बिलीव्ड that autophagy of a particular virus, bacteria, and parasites can be considered, at least in part, to be a reaction to the physical properties of these objects rather than the response to the chemical structure.
अब ये माना गया है कि ये ऑटोफेजी कैसे चालू होता है या जेनोफेजी कैसे चालू होता है, वायरसेस बैक्टीरिया फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को निकालने का ये जो चीज है, ये कैसे चालू होता है। ये ज्यादातर चालू होता है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज से, उसकी एक्टिविटीज से, उस बैक्टीरिया या फॉरेन ऑब्जेक्ट्स के जो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज के चलते वो चालू होता है, ना कि कोई केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है। केमिकल स्ट्रक्चर कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है, या उनके मेटाबॉलिज्म के चलते कुछ रिएक्शन होता है उसके चलते ये नहीं होता है, बट फिजिकली वो कुछ एक्टिव करता होगा, शायद कुछ पेन क्रिएट करता हो या दिखता हो, पता नहीं कैसे, राइट। दैट्स व्हाट इज रिटन ये। और ये एक्चुअली एग्जैक्टली ये कैसे करता है काम, या कैसे उसको आइडेंटिफाई करता है, ये अभी तक पता नहीं चला, ठीक है। इट इज द एग्जैक्ट मेथड बाय विच दे आर आइडेंटिफाइड स्टिल नॉट नोन, ठीक है, कैसे वो आइडेंटिफाई करके उसको एक कदम करता है, right? Mutated or damaged mitochondria can give off higher levels of free radicals। जो खराब माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है ना, जो म्यूटेट हो गए, जिनको ऑटोफेजी से निकालना है, ठीक है, वो क्या करता है कि मतलब वो बहुत हाई लेवल ऑफ फ्री रेडिकल्स छोड़ता रहता है, ठीक है। दे कैन गिव, ठीक है, जो मतलब हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया जो देते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत हाई देते हैं। एंड दीज डिसफंक्शनल पाउरोसिस कैन आल्सो बी टैग्ड फॉर ऑटोफेजी। तो क्या कहने का मतलब ये है कि वो फॉरिन ऑब्जेक्ट्स को निकाल रहा है जेनोफेजी में, या खराब माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल रहा है, ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाता, ठीक है। ऑटोफेजी चालू है, राइट, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियाज भी कई सारे फ्री रेडिकल्स निकाल रहा है, वो खराब हो गया, डिकम्पोज हो चुका है, तो उसको भी निकाला जा रहा है, तो वो जो डिसफंक्शनल पावरोस जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को पावरोस बोलते हैं, तो उसको भी निकाल देते हैं साथ। तो एक्चुअल में बैक्टीरिया को निकाला जा रहा है, वायरस को निकाला जा रहा है, ये कंफर्मेशन नहीं होता था, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटीज को देखकर करते हैं, ना कि कोई केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है। अभी क्या है, टेकिंग एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स में रिड्यूस फ्री रेडिकल्स, ठीक है। कल अभिजीत दादा पूछ रहे थे ना कि जहर थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए कि विटामिन एंड मिनरल्स खाना चाहिए, तो उसी पे आ रहे हैं हम, राइट। बोल रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स लेने से क्या है, इट में रिड्यूस फ्री रेडिकल्स, ठीक है। मोर टेक्निकली यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स को बोला गया है कि ROS बताया गया, दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, राइट। तो ये क्या करता है, तो इट में रिड्यूस फ्री रेडिकल्स दैट सिग्नल्स दैट माइटोकॉन्ड्रिया शुड बी रिसाइकल्ड एंड दस इंटरफियर विद गेटिंग रिड ऑफ डिसफंक्शन। वो बेसिकली वो क्या करता है कि पुराने उसको ना सिग्नल देता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो को रिसाइकिल करना है, उसको निकाल के फेंकना है क्योंकि वो डिसफंक्शनल हो चुका है, ठीक है। ये वाला काम वो करता है, एंटी ऑक्सीडेंट जो है। Now, this may explain a paradox that has haunted researchers trying to solve health problem by increasing the body supply of antioxidants, ठीक है। तो इसके चलते ये है कि बोले कि जो रिसर्चर्स हैं, ये एक ये मतलब रहता है कि लोगों को ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स देना है या कम देना है, राइट। क्योंकि बोल रहे कि अमंग द बॉडीज ओन एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि हमारा शरीर खुद भी एंटीऑक्सीडेंट्स बनाता है, ठीक है, नेचुरली प्रोड्यूस्ड जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, दैट इज ALA बोलते हैं, अल्फा लिपोइक एसिड एंड ग्लूटाथियोन। तो ये तो नेचुरली बना ही रहा है, तो इसके ऊपर से देयर इज दिस पैराडॉक्स कि क्या हमारा शरीर जब खुद बना रहा है तो क्यों बाहर से देना है, ठीक है। तो दैट इज डिस्कशन जो चल रहा है कि विद इन रिसर्चर्स की भैया कितना देना है एंटीऑक्सीडेंट्स और कब देना है, राइट। तो दैट इज देयर, क्योंकि हमारा बॉडी तो खुद ये कर रहा है। तो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट जेनोफेजी की कैसे एक्टिवेट होता है। नाउ इसके साथ में एक और चीज है, दैट इज समथिंग कॉल्ड रिवर्स हॉर्मेसिस। हॉर्मेसिस तो पता चल गया हमको, नाउ व्हाट इज रिवर्स हॉर्मेसिस। रिवर्स हॉर्मोसिस का बेसिकली क्या है कि ये दादा का जो कल का सवाल का एकदम एग्जैक्ट जवाब यहाँ पे मिल रहा है, राइट। ये क्या है कि हम तो वैसे तो बहुत सुनते हैं, वी कॉन्स्टेंटली हियर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स कितना अच्छा होता है हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, काफी सुन चुके हैं, ठीक है, डेली मीडिया में आ जाता है ये, ठीक है। एंटी एजिंग जेम्स हैं, मतलब फेस में लगाओ, ठीक है, विटामिन C को सीरम आ गया भाई, शक्ल में लगाओ आप, एकदम एंटी एजिंग का कई सारी चीजें, खा लो अंदर, इंजेस्ट कर लो या लगा लो, तो एंटीऑक्सीडेंट्स एकदम महान है, ठीक है। उसको भी मतलब बोलते नहीं, देयर हैज टू बी अ हेलो अराउंड इट। नाउ टेक्निकली एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूड क्या क्या है, विटामिन, मिनरल्स, कैरोटेनाइन्स, फाइटोकेमिकल्स, ये सारे जो पेड़ पौधों से मिलता है,
found in food and plants. They are antioxidants. They act as electron donors to quench free radicals that are capable of damaging proteins, cell membranes and our DNA. वो बेसिकली क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को वो देकर ना, इलेक्ट्रॉन देकर वो जो फ्री रेडिकल को ठीक करता है बेसिकली, राइट। और जो दैट आर जो फ्री रेडिकल जो डैमेज करना होता है तो उसको मतलब एक और इलेक्ट्रॉन देकर, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन देकर उसको बेसिकली ठीक करता है। और इसके चलते एज अ रिजल्ट क्या होता है कि पोटेंशियली अगर अगर नहीं होगा फ्री रेडिकल, बेसिकली क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है और कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है, क्रॉनिक डिजीज, जो भी सारी चीजों में ये बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक डोनेट करके वहां पे उसको ठीक कर देता है। बट इफ यू हैव बीन पेइंग अटेंशन, बोल रहे हैं कि लेकिन अभी एक एक और चर्चा में बीच में आया था, ठीक है, इनफैक्ट अभी भी है वो चीज, दैट डिस्कशन इज स्टिल गोइंग ऑन, कि एंटीऑक्सीडेंट्स कॉज कैंसर। ठीक है, मतलब क्या एंटीऑक्सीडेंट्स भी कैंसर कॉज कर सकता है? ये कई साल पहले मीडिया में भी आया था मैंने, ठीक है। और ये जो एक सवाल सा ऐसे एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बना पड़ा है कि एंटीऑक्सीडेंट्स ठीक है सारा कुछ कर रहा है, लेकिन कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे भी हैं जो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, कैंसर जैसे बीमारी को भी बढ़ा सकते हैं बेसिकली। बोले कि आफ्टर डेकेड्स ऑफ रिसर्च एग्जामिनिंग द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग एंटीऑक्सीडेंट्स और रबिंग देम ऑन योर स्किन, व्हाट अबाउट, मतलब इतने सालों से तो एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़िया है सब कुछ, इतना मतलब उसको महान बन के रखा है, उसके बाद में फिर ये न्यूज कहाँ से आया? ठीक है, ये बात कहाँ से निकली कि भैया एंटीऑक्सीडेंट नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? ये नई नई कहानी कहाँ से आई? वो कह रहे हैं कि कई सारे क्लिनिकल ट्रायल कर चुके हैं दुनिया भर में, और उसमें ये पाया गया कि एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंटेशन के ऊपर में और कैंसर प्रिवेंशन के ऊपर में, उसमें ये पाया गया द रिजल्ट्स हाउएवर हैव नॉट बीन टोटली क्लियर। पूरा क्लियर रिजल्ट तो नहीं था, लेकिन ज्यादातर केसों में, इन मोस्ट केसेस, सप्लीमेंटेशन हैज बीन शोन टू हैव नो इम्पैक्ट ऑन द रिस्क फॉर वैरायटी ऑफ कैंसर्स। रिसर्च में ये है कि ज्यादातर रिसर्च में ये पाया गया है कि सप्लीमेंटेशन जो है वो इनफैक्ट कोई काम नहीं करता कैंसर केस में, राइट। हैव नो इम्पैक्ट ऑन द रिस्क ऑफ वैरायटी ऑफ कैंसर, कोई इम्पैक्ट करता ही नहीं है कई सारे कैंसर्स में, ठीक है। बट वी कैनॉट इग्नोर द स्टडीज दैट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एन इंक्रीज कैंसर रिस्क। एक तो ये है कि सप्लीमेंटेशन काम नहीं करता, लेकिन एक और बात ये भी है कि कहीं कहीं तो ये कैंसर को बढ़ावा देता है, इंक्रीज कर देता है कैंसर रिस्क को। और ये जो एक मोस्ट नोटेबल एक रिसर्च हुआ था, एक स्टडी हुई थी, उसका नाम है कैरोटीन एंड रेटिनल एफिकेसी ट्रायल, कैरेट करके, CARET, ठीक है। और एक हुआ था अल्फा टोकोफेरॉल बीटा कैरोटीन कैंसर प्रिवेंशन स्टडी, ATBC, ठीक है। CARET और ATBC, ऐसे दो स्टडीज हुए थे जिसमें कि in which daily supplementation of beta carotene or a combination of beta carotene and vitamin A increased lung cancer incidence। डेली सप्लीमेंटेशन दिया गया लंग कैंसर पेशेंट्स को, राइट, जिनको बीटा कैरोटीन और विटामिन ए दिया गया, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि वो लंग कैंसर बढ़ गया बेसिकली, लंग कैंसर के इंसिडेंस बढ़ गया, एंड ऑल कॉज मोर्टेलिटी इन स्मोकर्स, in which daily supplementation with beta carotene or a combination of beta carotene and vitamin A increased lung cancer incidence and all cause mortality in smokers। ये दिया गया था बेसिकली स्मोकर्स को, तो उनमें क्या हुआ कि उनका लंग कैंसर और ज्यादा बढ़ गया था। अब ये तो दोनों स्टडीज जो है ये 1985 में शुरू हुआ था। जो कैरेट स्टडी है ये इसको 96 में बंद कर दिया गया था क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अलार्मिंग थे, ठीक है, क्योंकि जो जो कन्वेंशनल बिलीफ से एकदम हटके आ रहा था, तो इसलिए उसको बंद कर दिया था। नाउ पीपल टेकिंग द सप्लीमेंट्स इन द ATBC, जो ATBC स्टडीज था, ये इसमें क्या है कि वो लोग करीब 93 तक सप्लीमेंटेशन ले रहे थे, ठीक है ना। 85 में शुरू हुआ, 93 तक सप्लीमेंटेशन ले रहे थे, और उसके बाद में उनको उनको फॉलो किया गया 2013 तक। देवर ऑल्सो देर वॉज ऑल्सो एक और स्टडी हुआ था, उसका नाम था सेलेक्ट करके, विच इज सेलेनियम एंड विटामिन ई कैंसर प्रिवेंशन ट्रायल। सेलेनियम और विटामिन ई को रखा था कि वो कैंसर प्रिवेंशन करता है कि नहीं करता।
और विच वॉज पब्लिश, उन्होंने 2008 में इसके रिजल्ट पब्लिश किए, और एक फॉलो फिर से 2011 में भी किया था। तो उसमें क्या बताया था सेलेक्ट स्टडी में कि विटामिन ई सप्लीमेंटेशन इंक्रीज्ड प्रोस्टेट कैंसर इन ओल्डर मेन बाई एज मच एज 70%, 17%। तो विटामिन ई सप्लीमेंटेशन जब प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स को दिया गया, जो प्रोस्टेट कैंसर उम्र दराज मर्दों में होता है, तो उनमें करीब 17% इंक्रीज पाया गया। एक और स्टडी है 2015 में, साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग इन 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 स्वीडन, स्वीडन में है। तो वहां में क्या किया था कि गेव विटामिन ई और एक एंड ए जेनरिक ड्रग कॉल्ड एन एसिटिलीन, एन एसिटाइल सिस्टीन, सॉरी एन एसिटाइल सिस्टीन, दैट इज एनएसी करके है। तो ये ड्रग दिया गया था विटामिन ई, और ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये चूहों को दिया गया था। ठीक है, उनका अर्ली स्टेज ऑफ लंग कैंसर वाले जो चूहे थे उन पे एक्सपेरिमेंट किया गया, उनको दिया गया। तो क्या पाया है कि द विटामिन ई डोजेस वर कंपैरेबल टू दोस इन, मतलब उतना ही विटामिन ई दिया गया जितना कि नॉर्मली सप्लीमेंट्स में होता है। ठीक है, और द डोसेस ऑफ एसिटाइल सिस्टीन विच इज प्रिस्क्राइब फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब सीओपीडी केसेस में, जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है, सीओपीडी केसेस में जो म्यूकस को कम करने के, जो कफ का प्रोडक्शन को कम करने के लिए दिया जाता है, तो उसमें ये बेसिकली दिया जाता है, ये जो नैक एनएसी। ठीक है ना। तो उतना ही उनको दिया गया जैसे सीओपीडी केसेस में जितना दे देता है, तो उससे भी इनफैक्ट कम, रिलेटिवली लो दिया गया। रिजल्ट्स क्या थे, बहुत ही आंख खोल देने वाले, आई ओपनिंग रिजल्ट्स थे कि एंटीऑक्सीडेंट जो था देने के चलते 2.8 फोल्ड इंक्रीज हुआ लंग ट्यूमर्स, राइट, देन द माइस विच वर नॉट गिवन द एंटीऑक्सीडेंट। उन चूहों में करीब 2.8 फोल्ड, मतलब करीब ढाई तीन तीन गुना ज्यादा जो है वो लंग का ट्यूमर जो है वो बढ़ गया कंपेयर टू दोस्त जिनको नहीं दिया गया था। ठीक है, और बाद में मोर ओवर द एंटीऑक्सीडेंट्स अपेरेंटली मेड द ट्यूमर्स मोर इन्वेसिव एंड एग्रेसिव कॉजिंग द माइस टू डाई। और वो इतना ज्यादा बढ़ गया था, बोल रहे हैं कि वो चूहे मर गए थे, मतलब ट्वाइस एज क्विकली एज द एंटीऑक्सीडेंट फ्री माइस। मतलब दोनों टाइप के चूहों को रखा गया था जिनको ये दवा दे रहे थे, विटामिन ई और नैक दे रहे थे, और दूसरी तरफ में नहीं दे रहे थे, उनको भी लंग ट्यूमर था, लंग कैंसर था, लेकिन ये बहुत जल्दी मर गए जिनको ये विटामिन ई और नैक दिया गया था, राइट। और बाद में फिर इसको ना लैब में भी टेस्ट किया गया है, वो विद द लैब डिश, जिसमें कि ह्यूमन लंग ट्यूमर सेल्स को रख के उसका ग्रोथ देखा गया कि भैया अगर ये विटामिन ई दिया जाए और नैक दिया जाए तो क्या हुआ। तो उसमें पाया गया कि कैंसर और ज्यादा बढ़ रहा है, इट एक्चुअली एक्सेलरेटेड देयर ग्रोथ। Now, that result agreed with the many studies finding that antioxidants do not protect against cancer in healthy people and may increase it or promote it in those who already have cancer. ये सारे जो है ना जो रिसर्च हुए थे, कैरेट, एबीटी जो मैंने बताया, वो एटीबीसी एंड सेलेक्ट, ये सारे स्टडीज से ये कंक्लूड हुआ कि एंटीऑक्सीडेंट नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैंसर। एंटीऑक्सीडेंट जो है कैंसर के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन नहीं है इन हेल्दी पीपल, एंड मे इंक्रीज इट, ठीक है, बढ़ा भी सकता है, और प्रमोट इट इन दोज हु ऑलरेडी हैव कैंसर। ठीक है, कैंसर से आपको बचाएगा भी नहीं, और जिनको ऑलरेडी कैंसर है तो उसमें वो बढ़ा भी सकता है। ठीक है, दैट्स अकॉर्डिंग टू मार्टिन बर्गो हु लेड द, ये मार्टिन लेगो का जो 2015 का स्टडी था, इसमें से जो मार्टिन बर्गो इन्होंने बताया था। Berger was also involved in another 2015 study that showed antioxidants increasing the risk of skin cancer. स्किन कैंसर के मेलानोमा, स्किन कैंसर के ऊपर में भी जो ये हुआ था उसमें भी इनका काम था, मार्टिन बर्गो, इन्होंने ये स्टडी में काम किया था, उसमें भी पाया गया कि स्किन कैंसर बढ़ा देता है एंटीऑक्सीडेंट, राइट। नाउ द सिग्निफिकेंट एडवांस इन बर्गोस लंग स्टडी वाज पिनपॉइंटेड हाउ एंटीऑक्सीडेंट्स कैन बी काउंटर इंडिकेटिव या प्रो कैंसर। इसमें मेनली ये जो मार्टिन बर्गो का जो स्टडी था उसमें ये बताया गया था, वो पिन पॉइंट कर रहा था कि कैसे एंटीऑक्सीडेंट्स काउंटर इंट्यूटिव हो सकता है, मतलब उल्टा काम कर सकता है कैंसर को बढ़ावा देने में वगैरह। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स डू इंडीड डिक्रीज
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड डीएनए डैमेज। एंटीऑक्सीडेंट्स कह रहे हैं कि वो अपना काम तो कर रही है, आपका यू नो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, डीएनए डैमेज से बचाती है आप, ठीक है। बट द डैमेज बिकम्स सो इनसिग्निफिकेंट एज टू बी अनडिटेक्टेबल बाय द सेल। क्या है ना कि वो जो, बट द डैमेज बिकम्स सो इनसिग्निफिकेंट, वो जो 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 नुकसान पहुंचा रहा है ना, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, वो इतना कम रहता है कि सेल्स डिटेक्ट ही नहीं कर पाती, ठीक है, कि भाई वो एंटीऑक्सीडेंट जाकर वहां पे काम करे, ठीक है। तो ये है प्रॉब्लम यहाँ पर बोलते हैं। एंड व्हेन दैट हैपेंस, और जब ऐसे होता है, क्योंकि अंदर से ना बहुत थोड़ा 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 करके कार है बोलते हैं, ये मेरे ऐसे ही दिमाग में आया कि when I was reading this, कि मे बी दैट इज द रीजन, बोलते हैं ना कि कैंसर पता नहीं कब से शुरू हो जाता है, राइट, बट वो डिटेक्ट काफी बहुत लेट से होता है। तो वो बहुत इनसिग्निफिकेंट डैमेज अंदर से दे रहा होता है, और वहां पे ये एंटीऑक्सीडेंट अपना काम नहीं कर पाता। शायद ये है बात, राइट। विल हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस, इसको खत्म करने के बाद में तो शायद और थोड़ा इंसाइट मिल जाएगा हम लोगों को, राइट। सो बट द डैमेज बिकम सो इनसिग्निफिकेंट as to be undetectable by the cell, and when that happens the cell fails to deploy its cancer defense system। और तभी भी वो जो एंटीऑक्सीडेंट या जो कैंसर डिफेंस सिस्टम है ना, मैंने जो बताया कि एएलए और जो दो जो हमारे इंटरनल एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, ग्लूटाथायोन, ये अपना काम करना, मतलब वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम ही काम करना बंद कर देता है, कैंसर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता। विच इज बेस्ड ऑन, और ये जो नेचुरल या जो कैंसर डिफेंस सिस्टम है ना, ये बेसिकली ये करता है, इसका इट इज बेस्ड ऑन अ प्रोटीन कॉल्ड P53। जो कैंसर डिफेंस सिस्टम का जो बेसिक काम जो करता है, वो एक प्रोटीन है कॉल्ड P53। ये जो P53, दिस एंटी कैंसर मॉलिक्यूल एंड द ट्यूमर सप्रेसिंग जीन दैट एनकोड्स इट, और एक ट्यूमर सप्रेसिंग, ट्यूमर को दबा देने वाला एक एक जीन है हमारे अंदर में, इट्स कॉल्ड TP53। ये जो है ना P53 और TP53, ये काफी आजकल चर्चा में है, बोल रहे पिछले 30 सालों से ये काफी लोग इस पे स्टडी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली इसको जब 1993 में बोल रहे हैं कि इसको मॉलिक्यूल ऑफ द ईयर करके इसको बताया गया था, द TP53 एंड P53 को, राइट, क्योंकि ये इतना साइंस मैगजीन में ये आया था, एंड इट डिक्लेयर्ड इट एज अ मॉलिक्यूल ऑफ द ईयर, क्योंकि उसके ऊपर में बहुत ज्यादा स्टडी चल रहा है, क्योंकि कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बोलते हैं ना, द सेकंड मोस्ट ड्रेडेड डिजीज आफ्टर हार्ट डिजीज। तो इट्स द मोस्ट पॉपुलर जीन स्टडी टुडे। ऑन एवरेज बोल रहे हैं कि डेली कम से कम 2 पेपर पब्लिश हो रहे हैं TP53 का, बेसिक बायोलॉजी समझने के लिए और उसके बारे में वगैरह। नाउ हियर्स द थिंग, इट इज म्यूटेटेड इन रफली हाफ ऑफ ऑल ह्यूमन कैंसर्स। कि क्या होता है कि इसका म्यूटेशन होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है, म्यूटेट होता है कम से कम आधे टाइप के जितने भी हमारे इंसानों में जितने कैंसर पाए जाते हैं। एक और बात ये है कि हमारे अंदर में क्या होता है, वी ह्यूमंस हैव ओनली सिंगल कॉपी ऑफ इट पर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। हमारे क्रोमोसोम्स में सिर्फ एक सेट होता है, सिंगल सेट होता है, राइट। तो हमें जैसे 2 क्रोमोसोम्स मिल रहा होता है, ठीक है, एक एक्स एंड वाई, एक फ्रॉम मॉम एंड डैड, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है कि हमें 2 सेट ही मिल पाएंगे, विच कैलकुलेट्स टू 2 कॉपीज ऑफ द ये पर सेल में TP53 होता है। लॉट्स ऑफ अदर एनिमल्स, बाकी कई सारे जानवरों में क्या होता है कि जो जिनमें कैंसर नहीं होता है, राइट, तो वो क्या होता है कि वो एंटायर उनके उसमें क्या है कि ज्यादा होते हैं बेसिकली, दे हैव एटलीस्ट 20 कॉपीज ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे एलिफेंट्स है, ठीक है, एलिफेंट्स में बहुत ज्यादा कॉपीज होते हैं ये TP53 के, और शायद इसलिए उनको कैंसर नहीं होता, हमारे पास में सिर्फ 2 होते हैं, राइट। नाउ एंड देयर कैंसर फ्री स्टेटस इज एट्रिब्यूटेबल टू देयर TP53 एडवांटेज, और शायद इसीलिए ये जो हाथियों में वगैरह कैंसर नहीं होता है, क्योंकि उनको ये TP53 का एडवांटेज मिल रहा होता है, उनके कॉपीज ज्यादा है, नंबर्स ज्यादा है उनके उसमें। We want to protect our TP53 not only from mutation but from conditions that will prevent its action in the body। हमें ये जो TP53 जो है, जो जीन है सप्रेसिंग जीन, जो ट्यूमर सप्रेसिंग जीन है, इसको म्यूटेट नहीं होने देना, इसको
चेंज नहीं होने देना है, राइट, हमको उसको प्रोटेक्ट करना है, बता रहे, ठीक है, फ्रॉम कंडीशंस दैट विल प्रिवेंट इट्स एक्शन इन द बॉडी, म्यूटेशन। साथ में ये भी है कि वो ऐसा भी ना हो कि मतलब वो अपना काम प्रॉपर कर पाए, ठीक है, वो नहीं हो पाता, म्यूटेट हो जाता है तो नहीं कर पाता ना। ये सारी बातें तो है, ठीक है, TP53। अब बैक टू एंटीऑक्सीडेंट्स, यहाँ पे वही बता रहे हैं कि कैन एंटीऑक्सीडेंट्स क्लॉक डैमेज इन द बॉडी दैट P53 एंड अदर मॉलिक्यूल शुड बी एबल टू एड्रेस। क्या एंटीऑक्सीडेंट्स जो जो नो क्लोक डैमेज इन द बॉडी दैट P53 एंड अदर मॉलिक्यूलर प्रोसेस शुड बी एबल टू सी टू एड्रेस। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या ये जो P53 वाला काम कर सकता है? तो P53 तो नेचुरली है हमारे शरीर में, राइट, जो ये कैंसर डिफेंस सिस्टम में हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ पे सवाल वो ये कि जो P53 करने वाला काम क्या एंटीऑक्सीडेंट कर सकता है, ठीक है, और साथ में कैन दे लाइकवाइज हिंडर ऑटोफेज? क्या ये मतलब ऑटोफेजी को भी रोक देता है क्या? तो ये बता रहे हैं कि पक्का वही होता है बेसिकली। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि ऑटोफेजी में सपोर्ट नहीं करता है बेसिकली, अगर आप इसको कंक्लूड करेंगे, राइट। तो मेरे ख्याल से अभिजीत दादा जो कल पूछ रहे थे कि मैं क्या खाऊं, राइट, तो ये थोड़ा सा पिक्चर शायद क्लियर हो गया होगा कि अ, कितना खाना है, क्या खाना है, आई मीन दैट इज ऑल देयर कि इन इन चैप्टर 9 की कितना विटामिन लेना है, कब लेना है, ऑटोफेजी के दौरान लेना है नहीं देना है, ये सब आगे डिस्कस किया गया। विल गेट टू दैट ऑलमोस्ट। इस चैप्टर का लास्ट यही है। तो बोल रहे हैं कि मेनी एंटीऑक्सीडेंट्स इनहिबिट ऑटोफेजी। कई सारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ये ऑटोफेजी को रोकती है, बेसिकली इनहिबिट करती है। बाय ब्लॉकिंग ऑटोफेजी, एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ एग्रीगेट प्रोन प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद, मतलब ये जो ऑटोफेजी को रोक करना बेसिकली क्या करता है कि ये न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस वगैरह को इनफैक्ट बढ़ावा दे देता है, क्योंकि ऑटोफेजी का काम रहता है कि वो पुरानी चीजों को निकाल कर रिसाइकलिंग ऑल दोस थिंग्स कर रहा है, वो सेल्फ रिपेयरिंग एंड ऑल। और वहां पे अगर एंटीऑक्सीडेंट्स आ गया तो वो उस चीज को रोक देगा बेसिकली, उस काम को रोक देगा। ये यहाँ पे एक हंटिंगटन डिजीज के बारे में बता रहे हैं। वहां पे क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट्स एक्सैस्पेट द डिजीज एंड कैंसल आउट द बेनिफिट सीन विद ऑटोफेजी इंड्यूसिंग एजेंट्स। तो हंटिंगटन डिजीज में भी ये वो पाया गया है कि एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली जो ऑटोफेजी इंड्यूसिंग एजेंट्स हैं उसको रोक देता है। Thus, the potential advantage of some classes of antioxidants in neurodegenerative diseases may be compromised by their autophagy blocking property. तो ये जो हंटिंगटन डिजीज के बारे में ही बता रहे हैं कि उसके चलते क्या है कि ना, ये पाया गया है कि जो पोटेंशियल एडवांटेज जो माना जाता है कि कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स के होते हैं वो वहां पे होता नहीं है। न्यूरोजन डिजेनरेटिव डिजीजेस में वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो अपना बेसिक काम नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पे ऑटोफेजी को काम करना चाहिए लेकिन ऑटोफेजी को वो ब्लॉक कर देता है। तो दिस में ऑल्सो बी ट्रू फॉर अदर इलनेसेस, नॉट जस्ट न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस, ये बाकी बीमारियों के लिए भी शायद हो सकता है। सो यस, ही कैन गेट टू मच ऑफ अ गुड थिंग। तो कभी कभी बोलते हैं ना कि मतलब कुछ चीजें ज्यादा खाने से भी नुकसान हो सकता है, right? तो एंटीऑक्सीडेंट्स तो है, ठीक है, अपना काम कर रही है, फ्री रेडिकल्स को खत्म करना, ऑल दोस थिंग इज देयर, बट बात वही है कि अगर ज्यादा भी हो गया तो नुकसानदायक, विच इज ट्रू ऑफ जस्ट अबाउट एनीथिंग इन लाइफ। ये एक्चुअल में क्या है कि ये किसी भी चीज का बहुत ज्यादा हो जाना भी नुकसानदायक है बोलते हैं। तो ये इवन एंटीऑक्सीडेंट्स में भी हो रहा है। नाउ एक लास्ट पैराग्राफ आई थॉट आई आई इसको खत्म कर ही देते हैं आज। राजेश सर, व्हाट डू यू से? अब जब इतना कुछ मालूम चल गया तो और शैल आई टेक इट टुमारो? राजेश सर आप हैं? आई डोंट सी एनीवन, किसी का वीडियो ऑन नहीं। शैल आई कंटिन्यू या राजेश सर? मेरा आवाज नहीं आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है सर। शैल आई कंटिन्यू और डू यू वांट मी टू यहाँ पे? कितना टाइम हो गया? 6:19। या 6:19।
एक्चुअली आज हमारा वो वाला टीटीटी वाला क्लास भी है। ठीक है सर, तो आज हम इसको यहाँ पे रोकते हैं। विल विल वाइंड अप दिस चैप्टर टुमारो, एंड उसके बाद हम इसको आगे विल कैरी ऑन विद द चैप्टर 9, कि उसमें वो क्या बताते हैं, देखते हैं। राइट। थोड़ा डिस्कशन लेकिन कर सकते हैं। या बेसिक, मैं वही कहने वाला था तो दादा, आप क्या, आपका शायद वो कल का सवाल क्लियर हो गया होगा, अभिजीता। सर थोड़ा अनम्यूट कर देंगे। हाँ, एक मिनट। अभी सब हाँ। अनम्यूट। मेरा मेरा जो सवाल था वो तो कल ही थोड़ा बहुत क्लियर हो गया था, लेकिन आज एक नया जानकारी मिला कि एंटीऑक्सीडेंट भी हमारा बॉडी में नुकसान कर सकता है, करता है। ये एक नया 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 जानकारी मिला। नहीं नहीं, एंटीऑक्सीडेंट्स नुकसान करता है करके सीधा स्ट्रेट अवे वो वाली बात नहीं है। कैंसर रिलेटेड कई सारी चीजों में ऑटोफेजी में ब्लॉक करता है, ऑटोफेजी के प्रोसेस में ब्लॉक करता है। ठीक है, आप इस चीज को समझिए यहाँ पे। एंटीऑक्सीडेंट वैसे नुकसान नहीं करता है, लेकिन ऑटोफेजी जब आपका शरीर, इनफैक्ट आगे वही है कि स्ट्राइकिंग अ बैलेंस करके नेक्स्ट पैरा, उसमें वही चीज बताते हैं कि हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। जब आप खा पी रहे हैं बढ़िया से, सब कुछ है, ऑटोफेजी को एक्टिवेट नहीं किया है, उस वक्त आप एंटीऑक्सीडेंट लीजिए। लेकिन जब आपका शरीर ऑटोफेजी मोड में जाने वाला होगा, उस वक्त हमें ध्यान रखना है कि हाँ, हमें एंटीऑक्सीडेंट्स कितना लेना है या शायद नहीं लेना। ठीक है, तो ऑटोफेजी को बेसिकली ब्लॉक करता है। समझ गए ना दादा? हाँ, क्योंकि क्लियर। ये आगे हमें पूरा बताने वाले हैं कि कब ऑटोफेजी चालू करना है, कब हमको एक नॉर्मल स्टेट ऑफ खाने पीने में रहना है, कब हम सब कुछ खा सकते हैं। क्योंकि ऑटोफेजी में तो ये है ना कि आपको एक लंबे टाइम तक यू नीड टू रेस्ट्रिक्ट, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन का करना पड़ेगा ऑटोफेजी को एक्टिवेट कराने के लिए। उस दौरान हमको एंटीऑक्सीडेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करना। और दूसरा ठीक एक है। चीज बहुत क्लियर हुआ कल कल का उसमें जो कैंसर, मतलब हमारा जो ट्यूमर में अगर कम मात्रा में दिया तो वो ट्यूमर बढ़ जाता है। तो शायद डॉक्टर लोग भी यही काम करते हैं कि पेशेंट को पहले रे क्या बोलते हो, मारते नहीं है जो कैंसर का, कैंसर सेल को मारने के लिए देते हैं हाँ, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी। वो शायद कम या कम देते हैं, फिर कैंसर बढ़ जाता है, फिर ज्यादा करते हैं, पेशेंट से पैसा लेते हैं। ये उसका टेक्निक होगा शायद। आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई भी जानबूझकर किसी का कैंसर बढ़ा देता हो। कैंसर बड़ा खतरनाक बीमारी है। क्योंकि इस पे मैंने आपने बताया ना कि उसका मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कम या ज्यादा दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो वो तो मेजरमेंट के हिसाब से ही करते हैं वो। कीमोथेरेपी का एक्चुअली नुकसान ये रहता है कि वो कैंसर के साथ में बाकी सेल्स को भी मार देता है। ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कीमोथेरेपी का। कैंसर को तो मारता ही मारता है, कैंसर सेल्स को तो खत्म करते ही रेडिएशन से, लेकिन दूसरे सेल्स को भी वो नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। आ, आपका बोलने का तो वैसे तो नहीं होता होगा। नहीं सर, पेशेंट मर जाने के बाद में भी आजकल पैसा, मेडिकल इंडस्ट्रीज पैसा बना रहा है। नहीं, वो बात अलग है। दैट्स इट, वो अलग ही, हम अपने बुक से पैसा एकदम अलग जा रहे वो बात सही है। हैं। उस पे हम कभी और वी कैन हैव अ डिस्कशन कि क्या हो रहा है दुनिया में और कैसे ये हो रहा है। ठीक है। थैंक ओके यू। दादा, थैंक यू वेरी मच। एनीबडी एल्स अगर कुछ इंसाइट्स डाल सकते हैं? सनील सर, श्रीलाल सर, एनीवन? आज सब रनिंग में निकल गए लग रहा है। कैंसर में कैंसरस सेल्स हर एक हेल्थी बॉडी में भी रहता है, लेकिन यही फैगोसाइटोसिस या इस तरह के बहुत सारे प्रोसेस की वजह से वो बढ़ता नहीं है या लोगों को दिखने लायक होता नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं करता। वैसे कैंसरस सेल बॉडी में रहता है, बट वो नॉर्मल वे में ही काम करता है।
या हमारे बॉडी उसको हेल्थी वे में लेके आता है। और रही बात जैसे सप्लीमेंटेशन या मेडिकेशन का, तो बेसिक फाउंडेशनल सप्लीमेंट्स को इसीलिए इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि हमारी बॉडी उसको किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, हमारा बॉडी का इनेट इम्यून सिस्टम, बॉडी का अंदर का जो इम्यून सिस्टम है उसको बोलते हैं ग्लूटाथायोन। अभी ग्लूटाथायोन को प्रमोट करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, वो एक्चुअली विटामिन सी एंड सम एसेंशियल अमीनो एसिड्स ये सब आता है। इसकी जगह में हम सीधे सीधे मेडिसिन यूज करें या हेवी डोज में दूसरे सप्लीमेंट्स, जैसे अभी इम्यूनिटी को प्रमोट करने के लिए अलग अलग आइटम्स यूज करें, तो वो शायद हमारे लिए नुकसानदायक होगा। जैसे इवन सेलेनियम और विटामिन ई का बारे में बता रहा था, एंड शायद इसी वजह से विटामिन ई भी अभी हमारे इसमें नहीं है। maybe that's the reason. न्यूट्रलाइट में भी कंपनी न्यूट्रलाइट तो बहुत पहले से सोच के रखा है कि कितना देना है और कहाँ पे हमें एक बार होना चाहिए। हम लोग प्रमोट करते हैं कि 30 to 50 ग्राम आप प्रोटीन खा सकते हैं, लेकिन न्यूट्रलाइट बोलते हैं कि 10 ग्राम्स पर डे। ऐसे नहीं है। अभी कल या परसों ही बात कर रहे थे कि 6 ओमेगा 3 तक हम दे सकते हैं। आई थिंक Right. राजेश सर या श्रीलाल सर वो एक्सट्रीम कंडीशन में दे सकते हैं करके, लेकिन कंपनी बोला है नहीं, 1 to 3 टैबलेट्स। शायद इसीलिए ऐसा बोला होगा, प्रोस एंड कॉन्स देख के। एनीवे, बैलेंस इज हो द सकता है, की, मॉडरेशन इज द की। मॉडरेशन बट इज द की। मैं कल पोषण के बारे में जब अच्छा है करके बोला था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एंटीऑक्सीडेंट्स बुरा है करके बोलेंगे उसी चैप्टर में। नहीं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स बुरा है करके नहीं बताया है, ये बेसिकली ऑटोफेजी को नहीं, ब्लॉक करता है। मतलब जो जो उनका पॉइंट दोनों एक ही में आएगा करके नहीं सोचा हाँ, कम से कम अलग रखता। था। चलिए। हो सकता है, नहीं रीजन ये भी हो सकता है कि इसमें बैकग्राउंड उन्होंने जो वेल्स के बारे में और बहुत डीप में जाके अदर एनिमल्स को भी कंपेयर करके बताया है, लेकिन उतना ज्यादा स्टडी शायद ह्यूमन के ऊपर नहीं है। हाँ, बात हुई। मे बी दैट इज द रीजन, क्योंकि इसको इतना छोटा ही रखा है। राइट। ओके, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि एनएस पॉलन का जो विटामिन सी के बारे में जो जो बुक में दिया गया था, पॉलन का जो बुक है, उसमें तो विटामिन सी का इतना इतना बढ़ावा दिया है और इतना जानकारी, तो बहुत जानकारी दी और सब पे पढ़ा भी होगा शायद। फिलहाल सर जो प्रोग्राम लेते हैं एनएस तो पॉलन का। नहीं, तो विटामिन सी बेसिकली अभी वही सनील सर वही बता रहे थे, वो ग्लूकोथायोन को आपको स्ट्रांग बनाएगा। वो जो हमारा जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है उसको स्ट्रांग बनाएगा विटामिन सी। ठीक है, तो वो अपना काम वो अलग कर रहा है। वो तो यहाँ पे सारे एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में नहीं बताया है ना, जो नुकसान करने वाले। ठीक है, कुछ एक एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि ना कई सारे इधर में बताए थे, जैसे विटामिन ई के बारे में बोला, कैरोटीन जो कैरोटीन के बारे में बताया। तो ये सब सब अलग अलग है। सेलेनियम नुकसानदायक है बता रहे हैं, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, तो नॉट ऑल। तो विटामिन सी का तो आप टेंशन मत लीजिए, वो ग्लूटाथाइन का इसके लिए है करके अभी सुनील सर ने बताया। ओके, थैंक यू सर। ओके दादा, थैंक यू वेरी मच। इतना बारीकी से जानकारी डॉक्टर को भी हम लोग नहीं, मतलब हम लोग डॉक्टर के आसपास नहीं है। सुनील उसमें उसमें एक ऐड ऑन ये भी है कि बाकी सब जैसे फैट सोल्युबल आइटम्स है ना,
वो यदि एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लेंगे इंक्लूडिंग विटामिन के, विटामिन डी, सब में बोलते हैं कि यदि एक्स्ट्रा होगा तो प्रॉब्लम है, लेकिन विटामिन सी जो भी फैट सोल्युबल नहीं है, जैसे वाटर सोल्युबल आइटम्स है, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया है। यहाँ वाटर पे सोल्युबल विटामिन ये ना है तो ये डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा है यहाँ पे कि फैट सोल्यूबल वाला नुकसानदायक करेगा, तो विटामिन सी तो वाटर सोल्यूबल है। नहीं, ये इसी बुक में दिया है। नहीं नहीं नहीं, ये सनील सर का फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल इनपुट। वाला। नहीं नहीं नहीं, ये सनील सर इनपुट दे रहे थे, बुक में नहीं दिया है सर, बुक में मेंशन नहीं है। तो कंक्लूजन आया कि सब कुछ मॉडरेशन में सही है। राइट, एकदम सही। ओके देन, लेट्स कॉल इट अ डे, राइट Have सर। a great day. ओके सर, बाय। तो कल मिलते हैं, इसको विल रैप दिस चैप्टर एंड मूव टू चैप्टर 9 कल। ओके बाय। 9 के लिए पानी वानी लेके बैठना पड़ेगा। नहीं, इतना कुछ समझा दिया इन्होंने, तो 9 वुड भी मेरे ख्याल से काफी इजी रहेगा, समझने में इजी रहेगा शायद। बाय, थैंक यू, ओके फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ बाय। ग्रेट डे।